नमस्कार, मैं गोविंद मीणा, केंद्रीय विद्यालय जैतपुर। इस वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 सिविक्स में वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट को स्टडी करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है और इस डेमोक्रेसी में पीपल्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो उस रिप्रेजेंटेशन को पूरा करने के लिए पार्लियामेंट एक सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है। वहीं पे लोगों के लिए जो गवर्नमेंट होती है वो डिसीज़न लेती है, पॉलिसी मेकिंग करती है और उस पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करती है। तो किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी को चलाने के लिए पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है, तो इस चैप्टर में हम यही जानेंगे। साथ ही साथ में हम पार्लियामेंट के बारे में और भी कई सारी जानकारियाँ जानेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा, वाई शुड पीपल डिसाइड, कि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें लोग क्यों डिसाइड करते हैं कि उनकी गवर्नमेंट कौन होगी, उनके रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे। ठीक। सेकंड टॉपिक में हम जानेंगे पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, जो लोग और उनके जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको जानेंगे। थर्ड में जानेंगे हम पार्लियामेंट क्या है। इसके बाद फोर्थ टॉपिक होगा हमारा, उसमें जानेंगे हम रोल ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के जो रोल है वो इस तरीके से रहेंगे, जैसे टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, जो लोकसभा के सभी मेंबर्स होते हैं, जो सदस्य होते हैं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के, वो नेशनल गवर्नमेंट को सेलेक्ट भी करते हैं। इसके अलावा संसद के जो दोनों हाउस होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, वो सरकार को कंट्रोल करते हैं, है ना। पार्लियामेंट सरकार को कंट्रोल करती है, सरकार को गाइड करती है और सरकार को से इन्फॉर्मेशन भी लेती है और सरकार को इन्फॉर्मेशन भी देती है। तो इनके बारे में भी हम जानेंगे। साथ ही साथ में जो पार्लियामेंट है ना, वो एक लेजिस्लेचर बॉडी भी है। लेजिस्लेचर देखो, इससे पहले जो चैप्टर नंबर 1 था ना, उसमें हमने पढ़ा था ना सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो उसमें हमने जाना था कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन होते हैं। एक होता है लेजिस्लेचर, जिसका काम होता है लॉ मेकिंग का। एक होता है एग्जीक्यूटिव, जिसका काम होता है लॉ इम्प्लीमेंट करने का, लागू करने का। और एक होती है जुडिशरी, है ना। तो जुडिशरी क्या करती है? जस्टिस करती है। तो 3 ऑर्गन है। तो जो लेजिस्लेचर होता है ना, जो पार्ट होता है पार्लियामेंट का, लेजिस्लेचर पार्ट, उसमें लॉ मेकिंग का काम किया जाता है, कानून बनाने का काम किया जाता है। तो उसको समझेंगे। उसके बाद जो पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन लोग होते हैं भारत के, तो देखो भारत एक डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र होता है, जो जमहूरियत होती है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व मिलना आवश्यक होता है। तो भारत के सभी लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, जिसमें जो समाज के जो नीचे तबके के लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जिनमें दलित, आदिवासी, उनके लिए भी स्पेशल रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। इसके अलावा भारत की आज़ादी के बाद 1952 का जो इलेक्शन हुआ था, जनरल इलेक्शन, क्योंकि जो लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं उनको जनरल इलेक्शन या आम चुनाव भी कहते हैं। तो उसमें सिर्फ 5% महिलाएं थीं आज़ादी के बाद जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ था, किसमें? लोकसभा मेंबर के रूप में। और आज जो भी 2019 में जो इलेक्शन हुआ, 2019 में जो भी 17th जो लोकसभा थी, 17वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ, उसमें भी सिर्फ 11% के ऊपर ही महिलाएं हैं लोकसभा में आई। 78 महिलाएं आउट ऑफ 543 सीट्स में। तो रिप्रेजेंटेशन जो है महिलाओं का, उसको भी इस चैप्टर में आगे समझेंगे जेंडर इक्वलिटी के लिए। तो स्टार्ट करने से पहले सभी अपनी जो पॉलिटिकल साइंस सिविक्स की जो बुक है 8वीं की, वो अपने पास रखें और वीडियो को पॉज करके जो डिटेल लिखी हुई है ना, ये इसको पढ़ लें। तो देखो, एक जो डेमोक्रेसी इंग्लिश में कहते हैं, जो जन के लिए, जन के द्वारा जनता का शासन होता है। लोकतंत्र हिंदी में कहते हैं और उर्दू में कहते हैं जमहूरियत, है ना। लोकतंत्र को उर्दू में क्या कहते हैं? जमहूरियत। तो देखो, पहला टॉपिक है हमारा, वाई शुड पीपल डिसाइड। तो भारत एक लंबी लड़ाई के बाद आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से, और जिस तरीके से कॉलोनियल रूल, जैसे हमने इससे पहले वाला जो चैप्टर था ना हिस्ट्री में, चैप्टर नंबर 2, उसमें हमने जाना था ना कि किस प्रकार से जो कॉलोनियल रूल इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश हुआ। अंग्रेज़ों का जो रूल था ना, ब्रिटिश जो शासन था ना, जो कि हमने चैप्टर 2 में जाना था हिस्ट्री में, है ना। तो हिस्ट्री का जो चैप्टर 2 है उसमें हमने कॉलोनियल रूल को जाना था। तो कॉलोनियल रूल का मतलब होता है जो ब्रिटिशर थे ना, उनका जो रूल था इंडिया में। भारत क्या था? उनकी एक कॉलोनी था, है ना।
तो बड़ी मुश्किल से हम आज़ाद हुए। आज़ाद होने के बाद हमें एहसास हुआ कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सरकार अगर कोई फैसला लेती है तो लोगों की सहमति में होना चाहिए, कंसेंट में होना चाहिए, है ना। या फिर किसी भी प्रकार से जो ऐसा शासन हो जिसमें सभी लोगों को बराबरी हो, किसी व्यक्ति को गैर बराबरी ना हो। वो अगर लास्ट स्ट्रीम में खड़ा हुआ व्यक्ति हो, अंतिम धारा का जो व्यक्ति हो, उसको भी ऐसा लगे कि हाँ, ये जो सरकार है, ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये जो तंत्र है, ये मेरा ही है, ये लोकतंत्र है। तो इसलिए हमने सभी लोगों को इक्वल राइट और इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज, इसको एक्सेप्ट किया। इसका मतलब होता है सार्वभौमिक मताधिकार। दैट मीन्स भारत का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो दलित हो या आदिवासी हो, माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, या वो किसी भी मजहब से हो, है ना, सभी लोगों को इक्वल राइट टू वोट होगा। तो इससे क्या होगा, इससे सभी लोगों की इंश्योरिटी बढ़ेगी, किसके अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर। तो देखो भारत में जो वोटिंग राइट्स है ना, जैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया था, लागू किया था, उसी दिन भारत में यूनिवर्सल अडल्ट राइट जो था ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वोटिंग राइट, वो दे दिया गया था। और इसकी पावर आती है आर्टिकल 326 से। आर्टिकल 326 के द्वारा सभी लोगों को वोटिंग राइट दिया गया है। यहाँ पे एक नज़र डालिए, कई सारे देशों में जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज थी ना, वो काफ़ी बाद में आई। जैसे आप इंडिया को देखिए, इंडिया में अडल्ट जो फ्रेंचाइजीज थी ना, वोटिंग राइट का जो पावर था, वो 1950 में आया, 26 जनवरी 1950 को आया। लेकिन अगर आप देखोगे जो नए देश है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में 1962 में आया, कितना विकसित देश है ऑस्ट्रेलिया। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 1965 में आया। स्पेन में 1978 में आया। और जो साउथ अफ्रीका है उसमें 1994 में आया। तो देखो हम कितना एडवांस है। लेकिन ये जो हम इतना एडवांस तो है, हमने एक ही बार में, जब हमारे देश में संविधान बना था, हमने सभी को यूनिवर्सल राइट दे दिया। लेकिन देखो अभी भी जो भारत के 35% जो लोग हैं ना, 34% जो लोग हैं ना, वो अभी भी वोट जो उनका वोटिंग राइट है उसको एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मतलब वोट देने नहीं जाते हैं। जैसे आप अगर वोटिंग टर्न आउट का मतलब होता है जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के बाद कितने % लोगों ने वोट दिया। तो देखो आप बांग्लादेश में देखोगे तो 80% लोग जो होते हैं ना, 80% लोग, जो कि हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, वहाँ पे 80% लोग वोट देते हैं। ठीक, आप श्रीलंका में देखो 77.66%, 776% लोग वोट देते हैं। जबकि इंडिया का कितना है, 66.4%। जो विश्व का जो एवरेज है ना, वर्ल्ड का जो एवरेज है, उससे भी हम पीछे हैं। तो ये जो वोटिंग टर्न आउट है, ये काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा ये नोटा का सिंबल है। अगर आप इससे आपके परिवार में जो वोटिंग राइट को एक्सरसाइज करते हैं उनसे पूछे कि नोटा क्या होता है, तो आप, नोटा एक प्रकार से ऐसा ऑप्शन होता है कि अगर आप किसी कैंडिडेट को पसंद नहीं करते हैं ना, तो बस उस कैंडिडेट को आपको इलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, पीपल्स देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोगों के जो जनप्रतिनिधि होते हैं। तो देखो भारत काफ़ी बड़ा कंट्री है, इसमें अभी वर्तमान में 130 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। तो सभी लोग एक साथ तो पार्लियामेंट के अंदर जाके गवर्नमेंट का काम नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया है कि इस काम को आसान करने के लिए, है ना भाई, इन लोगों का जो काम है ना, उसको आसान करने के लिए हमने क्या किया है कि पूरा जो हमारा देश है ना, उसको कई सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड कर दिया है, जनप्रतिनिधि क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया गया है। तो जैसे मान लो जैसे ये कच्छ है, तो कच्छ का एक एमपी होगा। वो कच्छ की जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी ना, या फिर कोई भी जो चीज़ होगी, उसको दिल्ली की जो पार्लियामेंट है ना, वहाँ पे लेके जाएगा। लद्दाख का होगा तो भी लेके जाएगा। साउथ इंडिया में अगर केरल का है, कोची का, तो लेके जाएगा। उड़ीसा में है तो वहाँ से लेके जाएगा। उसी प्रकार से असम, अरुणाचल, हर जगह के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। वो क्या उठाते हैं, जो लोगों के जो इश्यू होते हैं उनको पार्लियामेंट के अंदर उठाते हैं। ठीक, तो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, वो ही पार्लियामेंट के अंदर डिसीजन मेकिंग का और सरकार को कंट्रोल करने का, सरकार को गाइड करने का और सरकार के साथ मिलके काम करने का काम करते हैं। कौन, रिप्रेजेंटेटिव्स, जिनको हम डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं, जिनको हम
हर 5 साल में डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं। जब हम 18 साल के हो जाते हैं ना, 18 या 18 से ज़्यादा की एज जब हमारी हो जाती है, तो हम डायरेक्ट उनको इलेक्ट करते हैं और वो पार्लियामेंट में जाते हैं। तो उनमें से कुछ तो सरकार बनाते हैं जो मेजोरिटी में आ जाते हैं, और जो कुछ हैं वो अपोजिशन में जाते हैं और सरकार को कंट्रोल करते हैं, सरकार को गाइड करते हैं। ठीक, क्योंकि देखो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है ना, वो हमेशा कंसेंट पे होती है। कंसेंट का मतलब होता है सहमति, अप्रूवल। अप्रूवल मतलब एक प्रकार से किसी चीज़ को अप्रूव कर देना, या फिर पार्टिसिपेशन, सहभागिता। इन सब चीज़ों से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलती है, इनके बिना नहीं चलती। तो लोगों को ये सब डेमोक्रेसी में जो सिटीजन है उनका जो पार्ट है ना, इंटेग्रल जो पार्ट है ना, वो डेमोक्रेसी में इंश्योर करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव्स जो संसद होती है वहाँ पे लोगों की आवाज़ उठा देते हैं। द पीपल इलेक्ट अ फ्यू कैंडिडेट हु रिप्रेजेंट देयर कलेक्टिव वॉइस इन द पार्लियामेंट। अब देखो, जैसा कि आपको पता है, मैंने अभी बताया ना कि जो लोकसभा में 543 मेंबर्स होते हैं, इसके अलावा लोकसभा जो राज्यसभा है उसमें 545 मेंबर्स होते हैं, इसमें होते हैं 245 मेंबर। लोकसभा में कितने होते हैं? 545, और राज्यसभा में होते हैं 245। इसको अभी आगे और डिटेल से देखेंगे। तो ये जो फ्यू मेंबर्स होते हैं, काफ़ी कम मेंबर्स होते हैं, ये जो मेंबर्स होते हैं ना, यही मेंबर्स जो लोग हैं ना, लोगों की आवाज़ को कहाँ पे उठाते हैं? संसद के अंदर, है ना। लोगों की आवाज़ को ये लोग कहाँ पे उठाते हैं? संसद के अंदर। यानी एक प्रकार से किसके लिए काम करते हैं? ये काम करते हैं जनता के लिए। ठीक, तो इस प्रकार से ये टॉपिक हमारा हो गया। इसके बाद आता है द पार्लियामेंट। तो जो भारत का संविधान है, जो 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट हुआ था, लागू हुआ था, उसमें आर्टिकल नंबर 79 कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेजिडेंट, भारत का राष्ट्रपति, और 2 हाउसेज, जिसमें ये होगा लोकसभा, ये होगा राज्यसभा। इनसे मिलके क्या बनेगी? संसद। देखो यहाँ पे फिर से देख लेते हैं हिंदी में, अनुच्छेद 79, संघ के लिए एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। तो देखो ये प्रेसिडेंट हाउस है इंडिया में, ये दिल्ली में है, बिल्कुल इंडिया गेट के फ्रंट में है ना। बिल्कुल आप इंडिया गेट में अगर खड़े रहोगे तो इंडिया गेट से बिल्कुल आपको सामने की तरफ जो प्रेसिडेंट हाउस दिखेगा। इसके जो आप अगर आपकी तरफ अगर आप देखोगे तो इस तरफ तो आपको मिलेगा नॉर्थ ब्लॉक, है ना। तो जैसे फिनांस मिनिस्ट्री और बड़े बड़े जो मंत्रालय ना वो इस तरफ है, गृह मंत्रालय, और इस तरफ आपको मिलेगा साउथ ब्लॉक। तो जो प्रधानमंत्री है ना वो इस तरफ बैठते हैं, ठीक। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इस तरफ है और इस तरफ वित्त मंत्रालय है, ठीक। तो ये एक ही जगह है, इसको लुटेंट सील भी कहा जाता है। ओके, आप देखो ये जो जिसमें ग्रीन कलर का फ्लोर है, जिसमें ग्रीन कलर का फ्लोर है ये लोकसभा है, और जिसमें ये जो रेड कलर का फ्लोर है ये राज्यसभा है। तो संसद के 2 सदन होंगे, एक राज्यसभा ये रहा, एक होगा लोकसभा। तो इस प्रकार से हमारी एक पार्लियामेंट होगी। अब देखो जो पार्लियामेंट का रोल क्या होता है, तो देखो जो कंट्री है ना उसको कई सारी हमने कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइडेड कर रखा है, जनप्रतिनिधि क्षेत्रों में डिवाइड कर रखा है, और वहाँ से एक पर्सन इलेक्ट होके कहाँ आता है? पार्लियामेंट में। तो जैसा कि आप इसमें देखिए जो टोटल मेंबर्स होते हैं ना, ये है लोकसभा के मेंबर 543 तो इलेक्टेड होते हैं और 2 नॉमिनेटेड होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 545। उसी तरीके से राज्यसभा की अगर देखोगे आप तो 233 तो इलेक्टेड होते हैं, जिनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। इसको जो एमएलए होते हैं ना, जो कि हमने क्लास 7 में स्टडी किए थे एमएलए, वो इसको इलेक्ट करके भेजते हैं। और प्लस 12 जो होते हैं उसको नॉमिनेट करता है कौन? प्रेसिडेंट। इनके बारे में भी और जानेंगे, पर उससे पहले इसको समझते हैं। तो एक जो आदमी एक जगह से इलेक्टेड होके आता है तो उसको कहा जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, ठीक। और यही एमपी जो मेजॉरिटी में जिनकी पॉलिटिकल पार्टी आती है वो तो सरकार बनाते हैं, और बाकी सब अपोजिशन में होते हैं। तो देखो जो लोकसभा है उसमें हर 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है, ठीक। हर 5 साल में जो मेंबर्स हैं ना लोकसभा के दोबारा इलेक्ट होके आते हैं। जबकि देखो राज्यसभा का थोड़ा सिस्टम अलग है। जो राज्यसभा होती है ना, राज्यसभा में 6 साल में इलेक्शन होते हैं, हर 6 साल में एक इलेक्शन होता है।
और जो जो 1/3 जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, 1/3 जो मेंबर्स होते हैं ना, वो हर 2 साल में रिमूव होते हैं। तो जो राज्यसभा है ना, वो एक प्रकार से स्थायी सदन है, स्थायी हाउस है, ये इसका कभी भी विखंडन नहीं होता। जबकि जो लोकसभा है ना, वो हर 5 साल में उसके पूरे मेंबर्स चेंज हो जाते हैं। हालांकि मेंबर्स तो राज्यसभा के भी चेंज होते हैं, लेकिन 2 साल में 1/3 मेंबर चेंज होते हैं। मतलब जिनका कार्यकाल पूरा हो जाता है ना, टेन्यूर 6 साल, वो कब पूरा होता है? हर 2-2 साल में इसका इलेक्शन होता रहता है। इसके अलावा जो पार्लियामेंट है वो देखो किस तरीके से अपना फंक्शन को परफॉर्म करती है। तो सबसे पहले जो सेलेक्ट करती है नेशनल गवर्नमेंट को, है ना, जब इलेक्शन होते हैं ना लोकसभा के, तो नेशनल गवर्नमेंट सेलेक्ट होती है। उसके बाद कंट्रोल करती है पार्लियामेंट सरकार को, गाइड करती है, इन्फॉर्म करती है सरकार को, और इसके साथ साथ वो जो पार्लियामेंट है वो लॉ मेकिंग का काम भी करती है। तो देखो एक एक करके देख लेते हैं कि कैसे नेशनल गवर्नमेंट को सेलेक्ट किया जाता है। तो देखो जो जैसा कि आप सभी को पता है कि पार्लियामेंट प्रेसिडेंट से, राज्यसभा से और लोकसभा से मिलकर बनी है। जैसा कि आपने यहाँ मैंने बताया ना, ये प्रेसिडेंट हाउस है। अच्छा, एक और चीज़, ये जो प्रेसिडेंट हाउस है ना, यही जो भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं, वॉइस रॉय, जिसको हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, वॉइस रॉय, गवर्नर जनरल, ये यहीं पे रहते थे। लॉर्ड, जो लॉर्ड होते थे ना, वो इसी हाउस में रहते थे। अब भारत का राष्ट्रपति इस हाउस में रहता है। ठीक, तो हर 5 साल में पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में कंटेस्ट करती है। तो देखो कितनी सीट्स हैं टोटल, 543 जो सीट्स है ना, उसमें पीपल्स के द्वारा डायरेक्ट इलेक्टेड लोग आएंगे। मतलब 543 जो सीट है ना लोकसभा की, जो संसद का जो सदन है ना लोकसभा, जिसको हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लोगों के द्वारा इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं। तो ये इसमें कितने मेंबर्स हैं? 543 तो इलेक्टेड है, 2 नॉमिनेटेड है। तो 543 मेंबर्स के लिए हर 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है। ये जो 2 नॉमिनेटेड होते हैं ना, इनको तो भारत का राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। ये एंग्लो इंडियंस होते हैं, जो आंग्ल भारतीय लोग होते हैं ना। जैसे भारत में कई लंबे समय तक कॉलोनियल रूल था, तो कई सारे जो ब्रिटिशर थे, कई सारे यूरोप के जो लोग थे ना, वो इंडिया में रहने लग गए। तो उनको भी रिप्रेजेंटेशन देने के लिए इन 2 लोगों को संसद में लाया जाता है, क्योंकि आपको पता है ना, पार्लियामेंट में सभी लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। ठीक, तो इनके लिए 5 साल में इलेक्शन होता है। अब देखो, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की 272 मेंबर्स या उससे ज़्यादा जब सीट्स आ जाती है ना, 50% से ज़्यादा सीट आ जाती है, तो वो पार्टी कहलाती है मेजॉरिटी पार्टी। और यही जो पार्टी होती है ना, ये जो मेजॉरिटी पार्टी है, यही गवर्नमेंट फॉर्म करती है। तो लोकसभा के इलेक्शन के दौरान जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को, है ना, 272 या उससे ज़्यादा मेंबर्स मिल जाते हैं इलेक्शन के दौरान, तो वो अपनी सरकार का गठन कर लेती है। जैसे वर्तमान जो इलेक्शन हुए अभी 2019 में, है ना, 17th लोकसभा इलेक्शन, तो इसमें जो नेशनल डेमोक्रेटिक जो अलायंस है, NDA, जिसमें BJP सबसे बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, उसको 303 सीट्स मिली, है ना। और उसके अलायंस को तो काफ़ी ज़्यादा, सिर्फ बीजेपी को इतनी सीट्स मिली 303, और उसके अलायंस को मिला के तो काफ़ी ज़्यादा सीट्स मिली लोकसभा में। तो उन्होंने क्या बनाई? गवर्नमेंट बनाई। अब इसके अलावा जिस पॉलिटिकल पार्टी ने तो गवर्नमेंट बना ली जो मेजोरिटी में थी, उसके अलावा जितने भी मेंबर्स होंगे ना लोकसभा में, वो सब क्या होंगे? अपोजिशन के मेंबर्स। जैसा कि हमने क्लास 7th में जाना था ना, MLA और जो रूलिंग पार्टी MLA कौन होता है, और जो स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है, और अपोजिशन कौन होता है, तो हमने 7th क्लास में जो चैप्टर था हमारा, उसमें हमने जाना था। अब इसके बाद कोalition गवर्नमेंट भी एक वर्ड आया, इसका मतलब क्या होता है? तो देखो, भारत में 1988 तक तो जो फुल मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट्स ही चली, यानी एक ही पॉलिटिकल पार्टी ने सरकार बनाई। लेकिन 1988 के बाद कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 272 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं मिले। तो फिर जो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी ना, इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिल के गवर्नमेंट्स बनाना डिसाइड किया। तो जो मिल के गवर्नमेंट बनाई गई ना, कई सारी पॉलिटिकल 2 या 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टियाँ जब एक साथ आई और उससे मिलके जो गवर्नमेंट बनती है, उसको कहा जाता है कोएलिशन गवर्नमेंट, या फिर आपको इसको हिंदी में कह सकते हो गठबंधन की सरकार। तो भारत में कई सारी गठबंधन की सरकारें बनी लगातार, है ना। तो इसके बाद देखो, रूलिंग पार्टी आपको समझ में आ गया
जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी मिल जाती है और जो सरकार बनाती है ना, जो पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाती है कहाँ पे, पार्लियामेंट के अंदर, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का प्राइम मिनिस्टर होता है वो रूलिंग पार्टी होती है। जैसे जो 15 लोकसभा थी उसमें जो कांग्रेस है और उसका जो घटक दल थे, उसकी जो अलायंस थी यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, तो उसकी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी ना उनका प्राइम मिनिस्टर था, तो वो रूलिंग पार्टी थी कांग्रेस उस समय में। अभी जो 17 जो लोकसभा है उसमें जो बीजेपी और उसके जो घटक दल हैं, उसके साथी जो दल हैं एनडीए, वो रूलिंग पार्टी है। तो रूलिंग पार्टी का ही कौन होता है हेड, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर एक प्रकार से लीडर होता है किसका, रूलिंग पार्टी का। किसमें, लोकसभा में। जो लोकसभा होती है ना उसमें रूलिंग पार्टी का प्राइम मिनिस्टर लीडर होता है। और देखो, और जो मेंबर्स होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन्हीं में से जो प्राइम मिनिस्टर है ना, किसी न किसी जो अच्छे उसकी जो काम करते वो अपने हिसाब से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको मिनिस्टर बनाता है। ठीक, क्या क्या इलेक्ट करता है वो, मिनिस्टर के रूप में सेलेक्ट करता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जरूर सेलेक्ट करेगा, लेकिन भारत का राष्ट्रपति उसको क्या कराएगा, मिनिस्टर बनाएगा। भारत का राष्ट्रपति ही उसको मिनिस्टर बनाएगा, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर तो उसको सेलेक्ट करता है। इवन जो भारत का प्राइम मिनिस्टर होता है ना, इसको भी जो अपॉइंट है ना वो कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति इसको शपथ दिलाता है। भारत का जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना उसको कौन शपथ दिलाता है, भारत का राष्ट्रपति। तो देखो इस मैप में आप देख सकते हैं कि सभी स्टेट्स की कितनी कितनी सीट्स हैं। जैसे अगर आप गुजरात की देखोगे, क्योंकि हमारा स्कूल गुजरात में है ना, तो 26 जो सीट है ना वो तो लोकसभा में है और 11 सीट जो है ना वो राज्यसभा की है। तो देखो ये जो सदन है ना, ये हाउस है, तो इसमें 26 मेंबर्स तो गुजरात के होते हैं, एमपी, और ये जो है इसमें 11 जो मेंबर्स है ना वो गुजरात से होते हैं। उसी तरीके से आप दूसरे स्टेट से भी इसको कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि मान लो जो तमिलनाडु है, तो 39 है तमिलनाडु के लोकसभा में। राज्यसभा में कितने हैं, 18। सबसे ज़्यादा 80 उत्तर प्रदेश के हैं, 80, और 31 लोकसभा में। इसके अलावा आप नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो ये त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा में देखो एक ही है ना, नहीं सॉरी, नागालैंड में एक ही है। ओके, इसके अलावा राजस्थान में 25 तो लोकसभा के मेंबर्स हैं और 10 राज्यसभा के। और देखो भारत का जो राष्ट्रपति होता है ना, 12 को नॉमिनेट करता है किसके अंदर, राज्यसभा के अंदर। अब देखो राज्यसभा को समझ लेते हैं। तो देखो जो राज्यसभा है ना वो पार्लियामेंट का अपर हाउस है। इसमें टोटल जो मेंबर्स होते हैं ना वो 245 मेंबर्स होते हैं, जिसमें जो 12 मेंबर्स होते हैं ना इनको भारत का जो राष्ट्रपति है ना नॉमिनेटेड करता है। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आर्ट में होते हैं, म्यूजिक में होते हैं, या फिर दूसरे किसी स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, या फिर जो फिल्म इंडस्ट्री है उससे हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को भारत का राष्ट्रपति पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन देने के लिए पोइट हो सकते हैं, वो कलाकार हो सकते हैं, तो उनको भारत का राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। बाकी जो 233 मेंबर्स होते हैं ये इलेक्टेड होके आते हैं, कहाँ से, डिफरेंट स्टेट से। देखो जो भारत में लोकसभा है, ये जो ग्रीन कलर का जो फ्लोर है लोकसभा, ये लोगों को सीधा इलेक्टेड करती, मतलब लोगों को सीधा रिप्रेजेंटेशन देती है। वहीं जो राज्यसभा है ना, भारत के सभी स्टेट को रिप्रेजेंटेशन देती है, क्योंकि हमारे देश में फेडरलिज्म का मॉडल भी तो है। हमने भारत में फेडरलिज्म के मॉडल को एक्सेप्ट किया है। तो जो राज्यसभा है ना, फेडरलिज्म के जो मॉडल है ना उसमें राज्यों को, जो हमारे देश के जो स्टेट्स हैं ना उनको रिप्रेजेंटेशन देती है कौन, राज्यसभा। तो जैसे मान लो ये गुजरात है, या फिर ये गुजरात और ये राजस्थान है। तो गुजरात में टोटल जो एमएलए है ना, जैसा कि हमने 7th क्लास में पढ़ा था, 182 है, 182 है। तो ये जो 182 मेंबर्स है ना, ये 11 मेंबर्स को इलेक्ट करके कहाँ भेजेंगे, दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर। उसी तरीके से राजस्थान में जो टोटल एमएलए है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, जो कि स्टेट में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो राजस्थान के जो 10 राज्यसभा के कैंडिडेट है ना, इनको इलेक्ट करके कहाँ भेजेंगे, पार्लियामेंट के अंदर। ठीक ना। तो देखो ये जो 25 सीट्स के जो मेंबर्स हैं, जो एमपी ऑफ मेंबर्स, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसके, लोकसभा के हैं। तो लोकसभा वाले को तो सीधा जो है ना जनता चुन के भेजेगी। वहीं जो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं ना उनको कौन इलेक्ट करेंगे, एमएलए।
तो इस तरीके से राज्यसभा और लोकसभा का इलेक्शन होता है। लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल, और जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड एमएलएज के द्वारा चूज करके भेजे जाते हैं। ठीक। अब देखो जो पार्लियामेंट है वो कैसे गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, गाइड करती है, इन्फॉर्म करती है। तो देखो पार्लियामेंट में जब सेशन होते हैं, भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि 6 मंथ का गैप नहीं लगना चाहिए किसी भी सेशन के बीच में। यानी सेशन का मतलब होता है पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स होते हैं ना वो एक साथ पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं, उनकी मीटिंग होती है और वो डिस्कशन करते हैं कई सारे पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स में। ये लोग जाते हैं ना पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इसी को सेशन कहा जाता है, इसको सत्र कहा जाता है। तो इसमें 6 महीने का कभी भी गैप नहीं होना चाहिए। तो भारत में जनरली 6 महीने का गैप तो नहीं होता है, लेकिन 3 सेशन होते हैं हर साल। तो जैसे जब जुलाई और जो अगस्त का महीना होता है तब मॉनसून सेशन चलता है। फिर जैसे ही नवंबर और दिसंबर का जब पार्लियामेंट में क्वेश्चन हार होता है 6 महीने, फिर इसके बाद विंटर में होता है विंटर सेशन, और फिर फरवरी और मार्च में होता है बजट सेशन। तो इसमें क्या होता है, जितने भी अपोजिशन के जो मेंबर्स होते हैं ना, अपोजिशन की जो पार्टी होती है ना, जो सरकार की जो ड्रॉबैक हैं, जो सरकार की कमियां हैं, उनकी जो पॉलिसीज प्रोग्राम में जो कमियां है ना, उनको लोगों के सामने लेके आती है, सरकार को बताती है कि आपने ये काम नहीं किया है। सरकार से क्वेश्चन करती है कि आपने ये काम क्यों नहीं किया है, आपको ये काम करना चाहिए। तो जो आप देखते हो ना टीवी चैनल्स में वो जो बहस होती रहती है, वो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, दरअसल वो लड़ते झगड़ते नहीं है, वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं कि गवर्नमेंट को हर लोगों के लिए काम करना चाहिए। जैसे कुछ चीज़ों में गवर्नमेंट कई सारी जो चीज़ें हैं ना उनको छोड़ देती है, उनको करना नहीं चाहती है। तो फिर जो अपोजिशन होता है ना उनको गाइड करता है कि आपको ये भी इसमें ऐड करना चाहिए। जैसे मान लो किसी फार्मर के डेवलपमेंट की बात हो या फिर किसी मजदूर के डेवलपमेंट की बात हो, तो विपक्ष हमेशा जो अपोजिशन है ना उसकी बात करता रहता है और जो प्रोग्राम्स है उसमें कमियां निकालता रहता है। देखो अपोजिशन इसलिए ये सब कुछ करता है कि जब 5 साल बाद में जब इलेक्शन होंगे तो लोगों को उसकी पॉलिसीज़ के बारे में पता लगे और वोट उसको दे। तो अपोजिशन ये काम इसलिए करता है। साथ ही साथ में इससे क्या होता है कि जो हमारी डेमोक्रेसी ना वो हेल्दी होती जाती है ना। ये एक प्रकार से हमारी डेमोक्रेसी को स्वस्थ बनाता है। देखो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहता है ना, ये ही सही तरीके से मतलब एक प्रकार से इनका सेंट्रल रोल ही यही होता है, कंट्रोल करना, गाइड करना और इन्फॉर्म करना किसको, पार्लियामेंट को। जैसे मान लो किसी जगह के आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, तो आपके जो रीजन है, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जनप्रतिनिधि क्षेत्र है आपका, जैसे पोरबंदर केंद्रीय विद्यालय जैतपुर का कंसिस्टेंसी है, लोकसभा क्षेत्र है, तो यहाँ का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा ना वो संसद के अंदर यहाँ के मुद्दों को उठाएगा। तो वो इस तरीके से सरकार को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद देखो लॉ मेकिंग का काम होता है पार्लियामेंट का। हालांकि इसके बाद वाले चैप्टर में हम लॉ मेकिंग के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल से जानेंगे, लेकिन जान लेते हैं कि कैसे बनते हैं लॉ मेकिंग। तो देखो जो सरकार होती है ना, किसी भी बिल को कहाँ पे इंट्रोड्यूस करती है, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। जैसे ही वो बिल इंट्रोड्यूस किया, जैसे वो लोकसभा में लेके आए, तो फिर लोकसभा से वो कहाँ जाएगा, राज्यसभा में, और राज्यसभा से पास होके कहाँ जाएगा, भारत के प्रेसिडेंट के पास। अच्छा इसमें एक चीज़ ये है, किसी भी बिल को सबसे पहले या तो लोकसभा में लाया जाएगा या राज्यसभा में लाया जाएगा। जरूरी नहीं है कि सिर्फ लोकसभा में लाया जाए, जरूरी नहीं है सिर्फ राज्यसभा में लाया जाए, दोनों में से किसी में भी बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे मान लो अगर पहले लोकसभा में लाया गया तो फिर राज्यसभा से भी पास करवाया जाएगा, और अगर पहले मान लो राज्यसभा से लाया गया तो फिर लोकसभा से पास करवाया जाएगा। और जैसे भारत का जो प्रेसिडेंट है उसकी कंसेंट मिल जाएगी, है ना, जैसे कंसेंट नहीं असेंट मिल जाएगी, जैसे भारत का राष्ट्रपति उसमें मुहर लगा देगा कि ये कानून मान्य है, तो वो बिल जो होता है ना, बिल वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एक्ट। क्या बन जाता है, एक्ट, यानी अधिनियम। तो इस तरीके से जो भारत की पार्लियामेंट है वो कानून बनाती है। इसके बारे में जो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें और भी ज़्यादा हम डिटेल से समझेंगे। ठीक। इसके बाद देखो कौन कौन लोग जो पार्लियामेंट है उसके अंदर होते हैं। तो देखो सभी बैकग्राउंड से, डिफरेंट बैकग्राउंड से हमने सभी लोगों को रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करने के लिए इवन हमने जो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहाँ पे जो रीजनल पार्टीज हैं उनके भी मेंबर्स को जो है ना इंश्योर करने के लिए हमने डेमोक्रेसी जो पार्लियामेंट है उसको इस्टेब्लिश किया है।
तो देखो जैसे यहाँ रिजर्वेशन दिया गया है, जैसे समाज में जो एससी शेड्यूल कास्ट जो एक प्रकार से दलित होते हैं, समाज के नीचे तबके के लोग माने जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एसटी जो कि आदिवासी हैं, तो इनको भी रिप्रेजेंटेशन मिल सके पार्लियामेंट के अंदर, इनको भी रिप्रेजेंटेशन मिल सके, इसलिए इनको भी रिजर्वेशन के रूप में टोटल जो सीट्स होती हैं ना 543, तो उसमें से 79 सीट तो एससी को दे रखी है, 41 सीट्स एसटी को दे रखी है। तो ये जो सीट्स है ना, इनमें सिर्फ एससी का कैंडिडेट, शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट, और जो एसटी की सीट है उसमें सिर्फ एसटी का ही कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा, और ये लोग यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर आएंगे। देखो दरअसल क्या है, हमारे देश में बहुत ज़्यादा गरीबी है, तो कई सारे लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, तो इनको भी रिप्रेजेंटेशन देने के लिए रिजर्वेशन को इंश्योर पार्लियामेंट के जो लोकसभा है उसमें किया गया है। इसके अलावा कई सारे बैकवर्ड जो क्लास होते हैं उनको भी हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं। और देखो भारत की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये रही है कि अभी भी इंडिया में जो गरीब लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं, अभी भी उनका पार्टिसिपेशन है ना काफ़ी कम है। मैक्सिमम जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो शहरों के लोग हैं, और अगर गाँव से भी हैं तो वो बड़े घरों मतलब जो रिच होते हैं ना वो लोग हैं। लेकिन देखो पिछले कुछ समय से एक ट्रेंड तो आ रहा है कि अब गाँव से भी जो रिप्रेजेंटेशन है ना वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। पर देखो जब तक हमारे देश में सभी जगह से, हर स्थान से, हर जगह से, चाहे वो रिमोट एरिया हो, दक्कन का प्लेट्यू हो, या फिर हिमालयन रीजन हो, या कोस्टल प्लेन हो, या फिर अंडमान निकोबार आइलैंड ही क्यों न हो, हर जगह से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हर व्यक्ति का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक, तो देखो पार्लियामेंट में सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है। लेकिन देखो आपको एक मैं बताता हूँ, जो महिलाएं हैं, हमारा जो टॉपिक नंबर था ना, टॉपिक नंबर था हमारा 6, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन। तो देखो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि आज़ादी का जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ था 1952 में, जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ था ना 1952 में लोकसभा का, तो उसमें सिर्फ 5% जो लेडीज़ थी ना वो इलेक्शन में आई, है ना। मतलब वो मेंबर बन के कहाँ गई, लोकसभा के अंदर, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं इस वाले चार्ट में, ग्राफ में। फिर जब 2014 में जो इलेक्शन हुआ 16 लोकसभा का, तब इनकी जो टोटल पॉपुलेशन, टोटल मेंबर्स थे ना वो कितने थे, 11.3। और जो अभी लेटेस्ट इलेक्शन हुआ है ना, यहाँ पे डाटा नहीं है, 17th लोकसभा का, उसमें जो महिलाएं हैं लोकसभा के अंदर वो सिर्फ 78 है। यानी देश की 50% जो आबादी है ना वो महिलाओं की है, लेकिन इनका जो रिप्रेजेंटेशन है ना वो काफ़ी कम है। तो देखो इसके लिए महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको बढ़ाने के लिए 2008 में एक बिल भी आया था, द ह्यूमन रिजर्वेशन बिल, और जो एक प्रकार से 108 अमेंडमेंट बिल था, लेकिन वो पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ, अभी भी पार्लियामेंट में ही है। इसके तहत क्या किया गया था कि जो ये 543 जो मेंबर्स हैं टोटल, है ना, इनमें से 1/3 जो कैंडिडेट होंगे ना वो सिर्फ और सिर्फ महिलाएं होंगी, यानी इनको रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। जैसे दलितों को एससी और एसटी को जो रिजर्वेशन दे रखा है, उसी तरीके से ये जो टोटल सीट्स है ना उनमें से 1/3 जो रिजर्वेशन है ना इनको दिया जाएगा, महिलाओं को। लेकिन ये बिल अभी तक पास नहीं हुआ है। इसके अलावा आप अगर इलेक्शन की बात करें तो जो इलेक्शन है उसमें अगर आप इसमें देखोगे तो जो महिलाएं हैं, जो मेंबर्स है पॉलिटिकल, जो कंटेस्ट, जैसे 1919 में 6.1% ही जो लेडीज़ थी ना वो इलेक्शन में कंटेस्ट किया, और 2019 का जो इलेक्शन हुआ उसमें 8.9% महिलाओं ने नहीं कंटेस्ट किया लोकसभा इलेक्शन के लिए। तो देखो ये भी काफ़ी पिछड़ने वाली बात है, इतने कम कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं, तो ये कम से भी कम 50% तो होना चाहिए ना आधी आबादी के लिए। और तो जेंडर इक्वलिटी का जो है वो तभी कंप्लीट होगा जब सभी लोग इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे, और इनको भी लोकसभा में जो इलेक्शन है वो मौका मिलेगा। और देखो इसके अलावा एक और चीज़ थी, इसके अलावा एक चीज़ ये भी थी कि अगर आप वोटिंग टर्नआउट को भी देखोगे ना, तो जहाँ जो मेल है ना उसका वोटिंग टर्नआउट 67% है, और महिलाओं का कितना है 65%, यानी 2% का अंतर है। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ था ना, तब जो आदमी थे ना, जो पुरुष थे वो 63% वोट देते थे और महिलाएं 46 देती थी। हाँ, आज़ादी के बाद वोटिंग टर्नआउट बढ़ा है फीमेल का, लेकिन अभी हमें ये सब कुछ 100% करना होगा।
ये हमें क्या कहाँ तक पहुँचाना होगा, इसको 100% पहुँचाना होगा। तभी जो डेमोक्रेसी के जो मूल उद्देश्य हैं, जो मेन एम है, वो कंप्लीट होगा। तभी जो भारत की संविधान की जो उद्देशिका है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया का जो मोटो है, जो मकसद है, वो पूरा होगा। और तभी हमारे देश का जो जनगण मन अधिनायक का जो कॉन्सेप्ट है हमारे नेशनल एंथम का, वो कंप्लीट होगा। तो इस प्रकार से जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डेमोक्रेसी के अंदर लोगों को इलेक्ट करने का अधिकार क्यों दिया जाता है उसको जाना। उसके बाद हमने वोटिंग टर्न आउट को जाना, है ना। इसके बाद हमने वोटिंग राइट जो है इंडिया में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज को दे दिया गया था 1950 में, इसको जाना। इसके बाद हमने जो पीपल्स और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको जाना कि कैसे वो गवर्नमेंट से कंसेंट में काम करवाते हैं, है ना। अप्रूवल, पार्टिसिपेशन, सहभागिता, सरकार को कंट्रोल करते हैं, गाइड करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद हमने पार्लियामेंट को जाना। तो भारत का जो संविधान का आर्टिकल 79 है उसके तहत पार्लियामेंट भारत के राष्ट्रपति से, लोकसभा से और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। फिर हमने जो पार्लियामेंट के रोल है उसको जाना। टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, टू कंट्रोल एंड गाइड एंड लॉ मेकिंग का काम किसका होता है, पार्लियामेंट का। इसके बाद हमने लोकसभा को जाना। तो लोकसभा में जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं टोटल 543 होते हैं, 2 नॉमिनेटेड होते हैं। कोalition गवर्नमेंट, जब दो या दो से ज़्यादा दल मिलकर सरकार बनाए, रूलिंग पार्टी कौन सी होती है, जो मेजोरिटी में आ जाती है। इसके बाद राज्यसभा को हमने जाना। तो राज्यसभा में जो टोटल मेंबर्स है 233 है और 12 नॉमिनेटेड हैं। इसके बाद क्वेश्चन आवर्स जो होता है पार्लियामेंट का जब सेशन होता है, तो क्वेश्चन आवर्स के थ्रू क्या होते हैं, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है ना, सरकार से क्वेश्चन करते हैं। वो सरकार की पॉलिसीज, प्रोग्राम, उनके जो कानून होते हैं उनसे क्वेश्चन करते हैं और सरकार से जो अकाउंटेबिलिटी है ना वो तय करते हैं। इसके बाद लॉ मेकिंग का काम भी होता है। तो किसी भी बिल को लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, फिर दोनों से पास उसको कराया जाएगा। फाइनल में जो राष्ट्रपति की असेंट मिल जाएगी तो वो क्या बन जाएगा, कानून। इसके बाद जो पार्लियामेंट में जो लोग होते हैं उनके बारे में जाना कि सभी लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने का इंश्योर करने के लिए हमने इसको फॉलो किया। जैसे एससी को रिजर्वेशन दिया, एसटी को रिजर्वेशन दिया, और महिलाओं को भी रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हमारा एक बिल था, द वुमेन रिजर्वेशन बिल 2008। वो अभी तक पार्लियामेंट में है, जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव होके जो टोटल लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उसमें 33% जो है ना वो महिलाओं का पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जाएगा। इस तरीके से आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।